हेलो दोस्तों, नमस्कार। कैसे हो आप? मेरा नाम है कौशिक और मैं इस वीडियो में आपको जानकारी दूंगा संख्या प्रणाली के बारे में। तो इस वीडियो को शुरू से लेकर आखिरी तक देखते रहिए। तो चलिए शुरू करते हैं। यहाँ पे आप देख सकते हैं कि जो संख्या प्रणाली है, इसमें पहला पॉइंट हम लोग लेते हैं प्राकृत संख्या। और प्राकृत संख्या को ही नेचुरल नंबर्स कहते हैं इंग्लिश में। और वह संख्या जो एक से प्रारंभ होती है उसे प्राकृत संख्या कहते हैं। उदाहरण जैसे कि यहाँ पे 1 2 3 4 5 करके देखिए, 9 तक ही नहीं होता, इसके आगे भी आप जितना इन्फिनिटी तक होता है, आप अगर अनंत तक उसको जितना काउंट कर सकते हैं, ठीक है, वहाँ तक वो सभी संख्या क्या होगा? प्राकृत संख्या। तो इसको याद रखना है कि वह संख्या जो 1 से शुरू होता है या फिर 1 से स्टार्ट होता है, प्रारंभ होता है, एक ही मतलब है, तो उसे हम लोग प्राकृत संख्या कहते हैं। अब इसमें आप देख सकते हैं कि एक अंक, तो 1 से लेकर 9 तक ही एक अंक है, उसके बाद 10 हो जाएगा तो 1 और 0 मिलकर 2 अंक हो जाएगा। तो इसमें एक अंकों की सबसे छोटी जो प्राकृत संख्या है, ये बहुत बार पूछा जाता है एग्जाम में। तो देखिए आपका 1 होगा, ठीक है। एक अंकों की सबसे छोटी प्राकृत संख्या 1 होगा, तो यहाँ पे मैं 1 लिख देता हूँ। और उसी प्रकार से एक अंकों की सबसे बड़ी प्राकृत संख्या, तो देखिए एक अंक 9 तक ही होता है, तो इस प्रकार से 9 क्या होगा? एक अंकों की सबसे बड़ी प्राकृत संख्या। तो इस प्रकार से ये 9 होगा। इसके बाद मैं आपको इसका दूसरा पॉइंट बताता हूँ। इसके बाद देखिए आपका जो दूसरा पॉइंट है वो है पूर्ण संख्या। पूर्ण संख्या को होल्स नंबर कहा जाता है। अब ये जो पूर्ण संख्या है, वह संख्या जो शून्य से प्रारंभ होती है उसे पूर्ण संख्या कहते हैं। उदाहरण के लिए जैसे कि देखिए 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 और इसके आगे अनंत तक हम लोग लिख सकते हैं। अब इसमें देखिए ये जो पूर्ण संख्या है, एक अंकों की सबसे छोटी पूर्ण संख्या जो है, अब ये पहले प्राकृतिक संख्या 1 था, अब इसमें देखिए सबसे छोटी संख्या, क्योंकि स्टार्ट हो रहा है इसे 0 से, इसलिए सबसे छोटी पूर्ण संख्या 0 होगा। और उसके बाद एक अंकों की सबसे बड़ी पूर्ण संख्या में हम लोग देखेंगे तो ये देखिए 9 होगा। तो सबसे छोटी पूर्ण संख्या 0 और सबसे बड़ी पूर्ण संख्या 9 होगा एक अंकों की। अगर जैसे 2 अंकों की सबसे बड़ी पूर्ण संख्या बोलते तो हम लोग 2 बार 9 लिखते, 3 अंकों की बोलते तो 3 बार 9 लिखते। इस प्रकार आप पूर्ण संख्या को लिख सकते हैं। अब बहुत बार पूछा जाता है कि पूर्ण संख्या और प्राकृत संख्या दोनों में डिफरेंस क्या है? तो दोनों में यही डिफरेंस है कि प्राकृत संख्या 1 से शुरू होता है और पूर्ण संख्या शुरू से शुरू होता है। पूर्ण संख्या के अंतर्गत 1 आता है, ठीक है, मतलब 1 को पूर्ण संख्या मान सकते हैं, लेकिन 0 को प्राकृत संख्या नहीं मान सकते, क्योंकि प्राकृत संख्या 1 से शुरू होता है, इसलिए ये दोनों में डिफरेंस होगा। इसके बाद मैं आपको इसका पॉइंट नंबर 3 बताता हूँ। तीसरा पॉइंट है पूर्णांक संख्या। और वह संख्या जो धनात्मक, ऋणात्मक तथा शून्य रखता हो उसे पूर्णांक संख्या कहते हैं। अब ये पूर्णांक संख्या को इंग्लिश में इंटीजर नंबर्स भी बोलते हैं। अब इसमें देखिए उदाहरण इसका दिया गया है, जैसे कि वह संख्या जो धनात्मक, ऋणात्मक, मतलब जितना भी हम लोग संख्या देखते हैं, 2 ऋणात्मक संख्याओं का जोड़, घटाना और जो कुछ भी देखते हैं वो सब आपका पूर्णांक संख्या के अंतर्गत माना जाता है। तो यहाँ पे देखिए आप -3 -2 -1 0, तो ये देखिए ऋणात्मक संख्या हो गया, 0 हो गया। फिर धनात्मक संख्या, ऐसा कर करके आप अनंत तक लिख सकते हैं इसको, कि आप जितना भी इसको जहाँ तक भी, ठीक है, -इन्फिनिटी से +इन्फिनिटी तक जितना भी संख्या है वो सभी संख्या आपका पूर्णांक संख्या कहा जाता है। तो ये पूर्णांक संख्या, इसको आप याद रखेंगे कि वह संख्या जो धनात्मक, ऋणात्मक तथा शून्य रखता हो उसे पूर्णांक संख्या कहते हैं। अब इसके बाद आगे देखिए, चौथा पॉइंट है सम संख्या। अब सम संख्या को इंग्लिश में इवन नंबर्स कहते हैं। वह संख्या जो 2 से पूर्ण रूप से विभाजित हो जाए और वह सम संख्या कहलाता है। अब देखिए वह संख्या जो पूर्ण रूप से 2 से पूर्ण रूप से विभाजित हो जाता है उसे हम लोग सम संख्या कहते हैं। अब उदाहरण के लिए जैसे कि यहाँ पे एग्जाम्पल लिखा गया है 0 2 4 6 8 और इसके आगे भी जो संख्या होगा, तो हमेशा हम लोग 2 तरीके से इसको याद रख सकते हैं। एक तो हम लोग 2 से भाग दे के देखेंगे, या फिर कोई भी संख्या हो जिसके इकाई में 0 2 4 6 8 होगा उसे भी हम लोग सम संख्या कह सकते हैं। अब यहाँ पे देखिए मैं आपको एग्जाम्पल लेके इसमें बताता हूँ। जैसे कि मैं यहाँ पे देखिए, यहाँ पे 6 को मैं भाग दे रहा हूँ 2 से। अब भाग दूंगा तो देखिए 2 3 6, तो इसको घटाएंगे तो शेषफल जो है हमारा 0 आ गया। देखिए ये जो शेषफल है वो 0 हो चुका है, मतलब ये जो 6 है ये 2 से डिवाइड हो गया है, पूर्ण रूप से विभाजित हो चुका है, इसलिए 6 को हम लोग क्या बोलेंगे? सम संख्या।
यहीं पे हम लोग अगर 7 लेके देखेंगे तो 7 को अगर 2 से हम लोग डिवाइड करेंगे तो देखिए यहाँ पे होगा 2 3 जा, इसमें हो जाएगा आपका 6। इसको घटाएंगे तो यहाँ पे 1 आएगा। मतलब ये जो शेषफल है ये शून्य नहीं आया। मतलब ये हुआ कि 7 जो है 2 से डिवाइड नहीं हो पाया है, विभाजित नहीं हुआ पूर्ण रूप से, इसलिए 7 को हम लोग सम संख्या नहीं कह सकते। या फिर कभी कभार ऐसे भी होता है कि बहुत सारा डिजिट का रहता है, जैसे कि 4 8 9 2 3 और आखिरी में मान के चले 2 है। तो ये देखिए इकाई में है, इकाई में 2 है, तो इस 2 को देख के हम लोग बता सकते हैं कि ये जितना लिखा हुआ है, ठीक है, ये पूरा संख्या क्या है, सम संख्या है। तो इस प्रकार से सम संख्या और विषम संख्या को आप लोग देख के बता सकते हैं। इसके बाद मैं आपको विषम संख्या के बारे में जानकारी दूंगा। 5वां पॉइंट, विषम संख्या। विषम संख्या को इंग्लिश में ऑड नंबर्स कहते हैं। वह संख्या जो 2 से पूर्ण रूप से विभाजित ना हो उसे विषम संख्या कहते हैं। अब देखिए ये जो जितना भी संख्या, जैसे एग्जांपल दिया गया है इसमें 1 3 5 7 9, अब ये सब विषम संख्या, इसके आगे भी जो संख्या होगा वो विषम होगा। या फिर आप बोल सकते हैं कि इकाई में अगर 1 3 5 7 9 होगा तो वो संख्या विषम होगा। अब देखिए मैं यहाँ पे आपको एग्जाम्पल के थ्रू इसको बताता हूँ। तो यहाँ पे जैसे मैं ले लिया, इसमें 7 ले लिया। अब 7 देखिए 2 से डिवाइड करेंगे, इससे पहले बताया था आपको 2 3 जा, इसमें 6 होगा, इसमें शेषफल जो है 1 है। मतलब 7 जो है 2 से डिवाइड नहीं हुआ, इसलिए ये क्या होगा, विषम संख्या, क्योंकि इसका जो शेषफल है वो शून्य नहीं आया, तो ये पूर्ण रूप से विभाजित नहीं हुआ, ये सिद्ध हो चुका है, इसलिए क्या होगा, 7 विषम संख्या होगा। 9 को देखेंगे तो ऐसा है। अब अगर मान के चलिए 4-5 डिजिट का कोई नंबर्स रहेगा, ठीक है, तो जैसे 7 9 2 9 3 1। अब देखिए इसको हम लोग कैसे बता सकते हैं कि ये जो 7,92,931 जो है ये आपका विषम है कि सम है। तो इसके लिए हम लोग इसके इकाई का अंक देखेंगे कि इकाई में 1 है, मतलब देखिए 1 क्या है, विषम संख्या। तो हम लोग इतना पता किए खाली, तो इसके थ्रू हम लोग बता दिए कि ये पूरा जो संख्या है ये क्या है, आपका विषम संख्या। तो 2 तरीके से आप बता सकते हैं, या तो 2 से डिवाइड करके बता सकते हैं, या फिर 1 3 5 7 9 इसको याद रखेंगे तो इसके थ्रू आप बता सकते हैं कि ये जो संख्या है ये सम है कि विषम है। तो इस प्रकार से ये आखिरी में इकाई में 1 है, इसलिए ये विषम संख्या होगा। आगे मैं आपको इसका जो 6 पॉइंट है उसमें परिमेय संख्या के बारे में जानकारी दूंगा। अब देखिए इसमें परिमेय संख्या वह संख्या है जो p/q के रूप में रहता है, जहाँ q नॉट इक्वल टू 0 होता है उसे परिमेय संख्या कहते हैं। अब यहाँ पे देखिए मैं यहाँ पे बहुत सारा परिमेय संख्या उदाहरण में दिया हूँ, 1/2 3/4 2/3, या फिर हम लोग 0/4 भी लिख सकते हैं। अब ये सभी संख्या क्या होगा, आपका परिमेय संख्या होगा। परिमेय संख्या का शर्त यह है कि जो बटे के नीचे, ठीक है, मतलब इसमें अंश और हर होता है। बटे के ऊपर जो संख्या दिखा है ये आपका अंश होता है, इसको अंश कहलाते हैं, और बटे के नीचे जो संख्या है इसको हर कहलाते हैं। अब ये जो अंश और हर है, इसमें हर जो है वो कभी 0 नहीं होना चाहिए, तो वो परिमेय संख्या होगा। तो मान के चलिए यहाँ पे जैसे मैं लिखा हो 0/4, तो ये देखिए ये परिमेय संख्या होगा। लेकिन अगर मैं इसको 4/0 लिखूंगा तो ये परिमेय संख्या नहीं होगा, क्योंकि इस नियम के अनुसार परिमेय संख्या का जो डेफिनेशन है उसके अनुसार यहाँ पे जो हर है, ठीक है, इसका जो हर है ये हर आपको 0 मिल रहा है, तो 0 नहीं होना चाहिए इस परिभाषा के अनुसार। इसलिए क्या होगा, q का मान इसमें 0 है, इसलिए 4/0 को हम लोग परिमेय संख्या नहीं कह सकते, ये परिमेय संख्या नहीं होगा। तो इस प्रकार से इसमें आप देख सकते हैं परिमेय संख्या। खाली संख्या को भी हम लोग परिमेय संख्या कह सकते हैं, जैसे कि यहाँ पे मान के चले 2 है 3 है 4 है, इसको भी परिमेय संख्या कहा जा सकता है, क्योंकि इसमें बटे के नीचे कुछ भी नहीं है। तो 1 हम लोग हमेशा जानते हैं कि कोई भी संख्या के नीचे कोई भी संख्या दिख नहीं रहा है हर में, तो उसके नीचे 1 है। इस प्रकार से सिंगल संख्या को भी हम लोग परिमेय संख्या कह सकते हैं, और बटे वाला संख्या तो परिमेय संख्या होता ही है। तो इस प्रकार से आप देख सकते हैं, यहाँ पे देख सकते हैं कि ये जो 7वां नंबर है अपरिमेय संख्या, अपरिमेय संख्या को इरेशनल नंबर कहते हैं। वह संख्या जिसे विभक्त नहीं किया जा सकता उसे अपरिमेय संख्या कहते हैं। उदाहरण के लिए जैसे देखिए पाई, ठीक है, यहाँ पे पाई को मान सकते हैं, पाई √3 √5 √2, और इस प्रकार से वो सभी संख्या जिसको विभक्त नहीं कर सकते, या फिर जो जिसका वर्गमूल नहीं निकलता है। तो देखिए इसमें से कोई भी संख्या का वर्गमूल हम लोग नहीं निकाल सकते, अगर निकालेंगे तो इसका √3 आएगा। इसी जगह पे अगर मैं √4 ले लूँ तो देखिए √4 को सॉल्व करूँगा तो आ जाएगा 2 × 2, मतलब आंसर 2 आएगा। तो ये क्या है, देखिए इसको हम लोग हल किए तो इसका आंसर 2 आया। तो इस प्रकार से √4 जो है वो क्या है, आपका अपरिमेय संख्या नहीं होगा। √5
अपरिमेय संख्या होगा, क्योंकि √5 का वर्गमूल निकालेंगे तो √5 ही आएगा। तो ऐसा वो सभी संख्या जो विभक्त नहीं कर सकते, जिसको तोड़ नहीं सकते, उन्हीं संख्या को हम लोग अपरिमेय संख्या कहते हैं, जो रूट के रूप में रहता है। तो इस प्रकार से पाई, √3, √5 और √2 को हम लोग अपरिमेय संख्या कहते हैं। दोस्तों, मेरा ये वीडियो आपको अच्छा लगा होगा, तो हम लोग फिर मिलते हैं एक नई वीडियो के साथ। धन्यवाद।